देखो, तो सिविक्स का पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी। अब ये पावर और ये सत्ता है क्या, और अगर कुछ है उसकी साझेदारी हम क्यों कर सकते। केजीएफ देखा है ना, केजीएफ फर्स्ट चैप्टर में जब बच्चा पॉलिश मारते रहता है तो वहाँ से गाड़ी गुजरता है, तो वहाँ बोलता है कि यही है मुंबई का डॉन, ठीक है। तो जब वो बच्चा जाता है एक भीड़ में जहाँ से उसको सब हैंडल करता है, तो उसको बोलता है कि पुलिस वाले को मारेगा कौन, तो हाथ खड़ा करता है, मार के बोतल से माथा उठा फोड़ के आ जाता है। जब आता है तो पुलिस पकड़ता है उसको, तो फिर डॉन जब उसको छुड़वा के लाता है बोलता है कि तुम पुलिस वाला को क्यों मारा, तो बोला कि जब हम तुमको मारेंगे तो पुलिस ढूंढेगा, अब पुलिस को मारेंगे तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। तो बोला कि तुम क्या चाहते हो, तो क्या बोला, पावर। पावर है क्या, या सत्ता है क्या। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुंह से सुना होगा कि उन पर आरोप लगाया गया कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया, ठीक है। और आज तक जब 13 दिन की सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति उसको आमंत्रण दिए थे, तो उन्होंने कहा कि 13 दिन या 10 दिन के कार्य अंतराल में जो मैंने कार्य किया, ऐसा आरोप लगाया कि सत्ता के लोभ में किया, ठीक। तो उसी समय ये बोले थे कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, डेमोक्रेसी अमर रहना चाहिए। तो सत्ता है क्या, देखो सत्ता जनरली ऐसा चीज है जिसको पाकर लोग या तो बहुत बड़ा बन जाता है या तो पूरा घटिया बन जाता है, ठीक। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो सत्ता और उसकी साझेदारी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, हम 2 स्कूल का उदाहरण लेते हैं। एक स्कूल कोई संघ से चलने वाला स्कूल है और एक स्कूल निजी विद्यालय प्राइवेट, ठीक। याद करो कि तुम्हारे या किसी निजी स्कूल में रक्षाबंधन की छुट्टी कब दी गई थी, 12 अगस्त को दी गई थी ना। और संघ से चलने वाले स्कूल के लिए रक्षाबंधन की छुट्टी 11 अगस्त को। और यहाँ पर जन्माष्टमी की छुट्टी कब दी गई थी, यहाँ से अगर पूर्णिमा को जोड़ा जाए तो ये पूर्णिमा हुआ, जन्माष्टमी 8 दिन जोड़ लो तो 19 तारीख, और यहाँ भी पूर्णिमा का छुट्टी 19 अगस्त। अगर हम सच में पूर्णिमा 11 को ले तब अष्टमी मेरा 19 को पूर रहा है, और 12 को पूर्णिमा ले तो अष्टमी मेरा के काम पूरेगा 20 को, लेकिन जन्माष्टमी का छुट्टी कब मिला, 19 को। क्यों, क्योंकि ये निजी विद्यालय है, उसका मन जैसे चलाए, यही है सत्ता, तुम्हारे हाथ में है, जैसे चलाओगे। तो किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में जब सत्ता रहती है, पावर रहती है, तो उसका गलत तरीके से उपयोग करता है। अब शास्त्रार्थ हुआ या पूरा एकदम रामायण महाभारत पंचांग लेके बैठे कि मेरा पूर्णिमा 12 को है, तो जब पूर्णिमा 12 को हुआ तो अष्टमी भी तो 20 को होना चाहिए। पूर्णिमा से 1 2 3 4 8 जोड़ो तो 20 पूरेगा। तो यही है सत्ता का गलत उपयोग, कि अगर आपको सत्ता मिला है तो उसका उपयोग आप गलत तरीके से कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोगों को सत्ता की साझेदारी करने की आवश्यकता हुई। आप किसी भी तरह से ले ले, आप परिवारवाद को भी ले सकते हैं कि अगर किसी एक परिवार के हाथ में सत्ता चली गई तो उसका उपयोग बहुत गलत तरीके से होता है। आप क्लास में ले लीजिए, अभी क्लास में अगर लड़कों या लड़कियों की मतलब अभी तो बैलेंस में, लेकिन जिस क्लास में लड़का बहुमत में है तो उसका बात ज़्यादा माना जाता है। घर में देखोगे कि जब पापा नहीं रहेंगे तब बेटा पूरा उछलता है कि अरे हम मुर्गा बनाएंगे, आज पनीर बनाएंगे, जब पापा आ जाते हैं उसका मुँह से आवाज़ नहीं निकलता। यही है सत्ता। जब पावर ट्रांसफर होता है किसी एक हाथ से दूसरे हाथ में, तो वो उसका गलत उपयोग करता है। क्यों, कभी क्यों वो पावर देखा ही नहीं। पापा रहते हैं तो कभी उसको पावर मिलता नहीं, अब पापा नहीं रहते तो डेली चिकन खाएगा, काहे कभी उसको पावर हाथ में आया नहीं। और अगर आ जाएगा, एक पढ़वा है ना, देख लकलाए ने मिल गलस मलाई वाला हाल, कि देखे वो लड्डू ने मिल गया तुमको मलाई तो तुम उसमें बौला हो गया, ठीक है।
तो वही है कि तुमको आज तक एक अपना पेन खरीदने के लिए पापा से पैसा मांगने की नौबत है, और तुम जब पापा चले गए 10,000 रुपया देके तो तुम डेली चिकन बना रहा है, पता चला 5 दिन में धुइयां पैसा उड़ गया, खत्म। तो यही है सत्ता का गलत उपयोग। आप किसी भी अर्थ में ले सकते हैं सत्ता। अब इसी वजह से हम लोगों को सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता हुई। आप सबसे पहले सत्ता की साझेदारी पढ़ने से पहले किसी भी चीज के डाइवर्सिटी को समझने का प्रयास कीजिए। आप अगर भारत को देखेंगे, आज से कुछ दिन पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था और उसका एकीकरण नहीं हुआ था, ठीक है, तो एकीकरण किनके द्वारा हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब एकीकरण नहीं हुआ था तो यहाँ राजवाड़ा का बहुमत था, यहाँ गुजराती, यहाँ मराठी, तो अलग अलग जब क्षेत्र में बटा हुआ था तो अलग अलग लोग बोली भी बोलते थे, अलग अलग धर्म के भी लोग थे। अब समझो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब देश विभाजित हुआ उस समय अगर सही तरीके से देखा जाए, सत्ता की अगर सही तरीके से साझेदारी नहीं होती तो आज हमारा देश बहुत टुकड़ों में बटा रहता। कैसे? उस समय जब लागू हुआ संविधान तो रिजर्वेशन दिया गया। किनको? SC ST OBC सबको रिजर्वेशन क्यों दिया गया? क्योंकि शुरुआत से परंपरा चलते आ रही है किस चीज की? तो 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण व्यवस्था की, और सबसे ऊपर वाले वर्ण को हमेशा मतलब इज्जत दिया जाता था, उनका बात माना जाता था। हिस्ट्री पढ़ो, एरिस्टोक्रेसी क्या है कि जो बहुमत में है या जिसके पास पैसा है उसके हाथ में सत्ता है, और अगर है तो उसका वो गलत तरीके से उपयोग कर रहा है। अगर वहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया रहता तो वो धीरे धीरे ब्राह्मण और शूद्रों में जो अंतर था, डिस्टेंस था, वो क्या होते रहता? धीरे धीरे बढ़ते रहता, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ जाता कि वो अलग होने का प्रयास होता। जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन देख लो, गांधी जी हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का प्रयास किए लेकिन नहीं जुट पाया, वो बात अलग है। किसी एक व्यक्ति के वजह से, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुख्य आदमी थे उनके कारण नहीं जुट पाया, वो अलग है। वो एकदम अपने बात पे अडिग थे। गांधी जी सबका ब्रेन वॉश कर रहे थे लेकिन वो जो थे वो अपने बात पे अडिग थे। तो इस वजह से भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो किस दृष्टि से? तो सबसे पहली बात है धर्म के दृष्टि से कि हमारा जो पाकिस्तान रहेगा उसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग रहेंगे और इधर सिर्फ हिंदू समुदाय को। लेकिन उधर मुस्लिम समुदाय भी है, हिंदू समुदाय भी है, क्रिश्चियन भी है। ऐसा कहीं लिखित नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम है। तुम देखने गए हो? नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि माइनॉरिटी में, वो अलग चीज है कि माइनॉरिटी में है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो उसी तरह से अब अगर वहाँ की सरकार हिंदू ऐसे माइनॉरिटी में तो वो बात अलग है, सरकार अगर हिंदुओं और मुस्लिमों को मिलाने का प्रयास नहीं करे तो ये जो डिस्टेंस है दोनों में क्या बढ़ेगा, और ये बढ़ते 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 अलगाव की भावना आ जाएगी। एक विकास देवकीर्ति सर बताए थे कि संवाद की कमी से बेगानापन बढ़ता है, दूरियां बढ़ती है। समझो बात को, 2 दोस्त है, लड़का लड़की, 4 दिन 5 दिन बात नहीं किया, उसके बाद फोन करे और बोले अरे किससे बात कर रहा था, 4 दिन 5 दिन व्यस्त था। ये बेगानापन। 2 दिन बात नहीं किया तो धीरे धीरे डिस्टेंस क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो इसी को अगर सरकार मिलाने का प्रयास नहीं करे तो ये डिस्टेंस ब्रेकअप तक पहुंच सकता है। ठीक है, बस यही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो उसी तरह से अगर हम श्रीलंका और बेल्जियम को देखें तो बेल्जियम, याद करो हिस्ट्री में हम पढ़ाए थे, मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी होती है, और फ्रांस छींका था कब? 1830 में, जो चार्ल्स दशम को उखाड़ के सत्ता से फेंक दिया गया, लुईस फिलिप को फिर से लाया गया। फ्रांस छींक दिया मतलब सर्दी तो होगा। उसी के देखरेख में ब्रुसेल्स में क्रांति हुई थी, और वही बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हुआ था। ये वही बेल्जियम, अगर सही से पढ़ोगे हिस्ट्री सिविक सर को 10th के, तो सब चीज आपस में मिला जुला है, लेकिन आप उसको समझने का फिर है। तो ये वही बेल्जियम। अब है क्या, इसका ढांचा कुछ इस प्रकार है। अब सत्ता क्या है समझ में आ गया।
इसके साझेदारी की आवश्यकता क्यों है वो भी समझ में आ गई कि अगर सत्ता किसी एक विशेष व्यक्ति या विशेष समुदाय या विशेष जाति या विशेष धर्म के लोगों के हाथ में रही तो वो उसका गलत उपयोग करेंगे। अभी भारत में अगर हिंदुओं जैसे समझे पॉलिटिक्स होता है किस प्रकार से हो रहा है, हिंदू खतरे में, हिंदुत्व खतरे में, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुद्दा बना के चल रहे हैं और ये भारत को विभाजित करने का कार्य करेगी। धीरे धीरे बेगानापन बढ़ेगा ना जी। आप गलत चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे, हिंदू खतरे में, हिंदुत्व खतरे में। कहाँ लिखा है हिंदू खतरे में? कहाँ पॉपुलेशन देखने की कम हो गया हिंदू का? कहीं है लिखित? तो गलत चीज का उपयोग क्यों किया जा रहा है? तो उसी तरह से अगर आपकी सरकार इस चीज को जोड़ने का कार्य नहीं करे तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे विभाजित हो जाएगा। आज अपने घर में या किसी के घर में एग्जाम्पल लो, मम्मी पापा के में झगड़ा हो गया, 3 दिन 4 दिन बात नहीं हुआ, 1 महीना बात नहीं हुआ, 4 महीना बात नहीं हुआ, साल भर बात नहीं हुआ, तो अंतिम में तलाक तक बात आ जाता है, डाइवोर्स। तो यही है। तो उस बीच में मध्यस्थता या पावर का शेयरिंग बराबर अगर हो जाए तो ये नहीं होगा। क्लियर है? तो अब आता है कि बेल्जियम को देखा जाए। बेल्जियम का मैप देखो, ऊपर में फ्रांस, नीदरलैंड और 4 कंट्रियों से इसका शेयर होता था बाउंड्री। ठीक है, जैसे भारत कितना कंट्री से अपना सीमा शेयर करता है? 7। गिनो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। नहीं, म्यांमार के साथ करता है? नहीं, म्यांमार के साथ हाँ हल्का सा साइज करता है, हल्का नहीं बहुत करता है। म्यांमार 7 देश हो गया ना, कितना हुआ? 5 × 2 = 7। तो उसी तरह से ये 4 कंट्री के साथ अपना क्या करता था? शेयर करता था सीमा। अब देखो इसके हार्ट में, इसकी राजधानी, जितने भी चीज को देखोगे, देश को देखोगे, तो प्रयास किया जाता है कि उसके सेंटर में उसकी राजधानी को रखा जाए। क्यों? यहाँ के विधायक है, सांसद है, पार्लियामेंट आना है, आएगा कहाँ? कैपिटल। यहाँ के संसद है, आना कहाँ है? यहाँ। यहाँ के संसद है, आना कहाँ है? यहाँ। यहाँ के संसद है, आना कहाँ है? यहाँ। अब यहाँ पर कर दे तो यहाँ के संसद को आने में 1 घंटा और यहाँ के संसद को आने में लगेगा वही 4 घंटा। उसके पास तो हेलीकॉप्टर का सुविधा है, बड़े लोग पहुँच जाएंगे पहले। लेकिन तब भी इसको केंद्र में रखा जाता है क्योंकि वहाँ से सबको आसानी हो जाए। ठीक है, तुम पटना को देखो, पटना भी जनरली देखोगे तो एकदम सेंटर मतलब आप ये सर्किल का सेंटर नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन प्रयास किया जाता है कि हम उसको बीच में रखें। ठीक, तो अब आता है कि ये ब्रुसेल्स जो था, जहाँ पर 1831 में क्रांति हुई थी और बेल्जियम अलग हुआ था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, ये इसकी राजधानी है। किसकी? तो बेल्जियम की। क्लियर? और इसमें जो आपका डाइवर्सिटी है, हाँ जाओ, तो इसमें जो तो देखो इसका सेंटर में ये, और इसमें जो डाइवर्सिटी है ये है 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। ठीक, और जो आपका 20% है ये है तुम्हारा डच। ये पूरे बेल्जियम की बात हम बता रहे हैं। ठीक, लेकिन जो इसका राजधानी ब्रुसेल्स कैपिटल है, उसमें डाइवर्सिटी ये 80% का डाइवर्सिटी है ब्रुसेल्स का। क्लियर? ये इसकी राजधानी की डाइवर्सिटी हम बता रहे हैं कि वहां पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच। लेकिन अगर पूरे देश को देखो तो इसका डाइवर्सिटी कुछ अलग प्रकार का है। ठीक है, इसका डाइवर्सिटी है यहाँ पर 59% लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा डच बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आपका 40% लोग है, 40% लोग जो है ये आपका फ्रेंच बोलते हैं। और इस साइड वाले एरिया को अगर आप मैप में देखें तो ये जर्मन रीजन है, दिख रहा है तुमको हल्का सा? जर्मन रीजन मतलब 1% है वो हल्का सा जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ये है डाइवर्सिटी। क्लियर? अब हमारे भारत में अगर देखा जाए तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं बनाए गए? कभी सोचे?
अगर राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए, क्रांति याद करो, पोलैंड को रसिया में मिला दिया गया था और रसिया जबरदस्ती पोलिश भाषा को क्या कर रहा था, दबाने का काम कर रहा था। ठीक, तो लोग भाषा को भी लेकर के क्रांति कर दी, अरे वो मेरा भाषा को दबाने का काम कर रहा है, चलो उसको भगाते हैं। तो अगर उसी तरह से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाए, उर्दू बोलने वाले लोग, इंग्लिश बोलने वाले लोग, गुजराती, मराठी, ये सब चीज में क्या होने लगा, धीरे धीरे दूरी आने लगेगा। और अगर उस दूरी को कम नहीं किया जाए तो हो सकता है कि तुम्हारा देश विभाजित हो जाएगा, होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर 59% लोग डच बोलते हैं, 40% तुम्हारा हो गया फ्रेंच और 1% जो है वो जर्मन बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ की सरकार इस चीज को समझ गई कि अगर हम अच्छे से सत्ता की साझेदारी नहीं करें, पावर शेयरिंग नहीं करें, देखो ऐसा नहीं होता कि अगर किसी एक विशेष वर्ग के हाथ में सत्ता चली गई तो वो उसका फायदा होगा, नहीं होगा, 2-3 साल तक होगा, लेकिन आने वाले समय में वो उसके लिए ही हानिकारक हो जाता है। ठीक है, तुम ज्योग्राफी पढ़ लो, ज्योग्राफी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास है ना, उसमें क्या कहा गया कि सर्वांगीण विकास एक तरह से हो। हम अपना तो विकास करें लेकिन आगे वाली पीढ़ी को देखते हुए विकास करें। अब हम लोग पेट्रोल इतना नहीं खर्च कर दे कि आने वाले 20 साल के बाद बच्चों के लिए पेट्रोल इतिहास बन के रह जाए कि 20 साल पहले वो पता नहीं कुछ होता था पीला जैसा, उसे ट्रेन से गाड़ी चलता था, अब पता नहीं पेट्रोल है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर हम इस चीज को, पावर शेयरिंग को ठीक से नहीं करें तो जिसके हाथ में सत्ता है ऐसा नहीं है कि बहुत विकास कर जाएगा, वो उसके लिए भी हानिकारक हो सकता है। पेट्रोल समझो किसी निजी कंपनी को दे दिया जाए और उस पर सरकार का कोई हक नहीं रहे, कोई लिमिट नहीं रहे, तो उन्हें चाहेगा कि हम जितना मन तितना पेट्रोल चाहे, जितना मन तितना दाम पे बेच दें। तो कमाने के पर्पज से पर्सनल, किसी एक हाथ में सत्ता है, किसी एक हाथ के पावर है, कमाने के पर्पज से वो क्या कर देगा, पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, थ्योरी को वो खत्म कर देगा। महात्मा गांधी क्या बोले थे, ज्योग्राफी में पढ़ा कि हमारे लिए साधन आवश्यक है, वो पर्याप्त है, जीने के लिए पर्याप्त है, लेकिन लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। लालच क्या है या इच्छा क्या है, इच्छा कभी मरने वाला नहीं है। अभी साइकिल खरीदो ना, 2 महीना के बाद लगेगा कि हम मोटरसाइकिल खरीद ले, स्प्लेंडर खरीद लेगा, फिर 6 महीना बाद लगेगा कि बुलेट खरीद ले, बुलेट के बाद लगेगा KTM, यही है इच्छा। तो उसी तरह से पावर किसी एक विशेष समुदाय को दिया जाए तो उसका भी इच्छा धीरे 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 डिफर करने लगेगा, बदलने लगेगा। आज हमको पूरे पार्लियामेंट में 40 सीट है, तो हो सकता है कि उसको मन करेगा कल की पूरे पार्लियामेंट में 50 सीट हो जाए, पूरे पार्लियामेंट में 60 सीट हो जाए। हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद बोले कि पूरे पार्लियामेंट में मेरा ही सीट है। गौर से कभी देखना, नगर पालिका का चुनाव हुआ, वहाँ सीट बटा हुआ रहता है कि यहाँ से सिर्फ ST SC और महिला ही खड़ा हो सकती है, पुरुष नहीं खड़ा। देखा इस चीज को कभी नोटिस किया है? कहीं पे ही सीट बटा हुआ रहता है कि यहाँ पर जो है लेडीज ही खड़ी होगी और वो भी SC ST, दूसरा कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? और ये गौर करके देखना कि वहाँ के मेजॉरिटी पीपुल के अगेंस्ट में ही दिया जाता है। जैसे वहाँ पर जनरल को ज्यादा, जनरल की मेजॉरिटी है तो वहाँ के माइनर कास्ट को ऐसा सीट बांटा जाता है। क्यों? यही है सत्ता की साझेदारी। अगर जनरल के हाथ में वहाँ अगर ये सत्ता दे दिया जाए तो हो सके कि छोटे वर्ग के लोगों को नजरअंदाज कर दे, तुम्हारा काम काल करेंगे, 10 लोग है, जाओ यहाँ से, नहीं बजान दे तुमको। तो इसी चीज को बचाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सरकार क्या करती है कि पावर शेयरिंग करती है। देखोगे कि जितना जनरल है उसके क्षेत्र में SC ST कोटा दे देता है, लो भागोगे कहाँ? तो ये खराब चीज नहीं, ये अच्छी चीज है, बस इसको समझने का फेर है। मन तो हो ही जाता है, लोग बहुत आदर्शवादी बने, लेकिन कहीं ना कहीं मन उसका हल्का सा भटकता है, कहीं ना कहीं भटकता है। तो यही था कि यहाँ का जो डाइवर्सिटी था, यहाँ के डाइवर्सिटी को ठीक से चलाने के लिए, अब समझो यहाँ पर 40% फ्रेंच है, यहाँ पर 60% लगभग डच है। क्लियर? अब अगर
60% डच वाले को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए, तो यहाँ भी तो 40% है। ये बोलेगा हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ, हमको बना दो एगो देश, हटा, टेंशन नहीं खत्म। तो बेल्जियम का विभाजन हो जाएगा ना, खत्म बात। तो कोई भी देश जितना बड़ा रहे उसका इकोनॉमी बहुत सुंदर रहे। भारत को ले लो, कितना अच्छा इकोनॉमी है। ये बात अलग है, देश तुम्हारा अब यूपी बिहार क्षेत्रफल के मामले में बहुत बड़ा है, लेकिन उसका इकोनॉमी खराब है। क्यों? उसका एजुकेशन पॉलिसी खराब है। अच्छा घर बनाने के लिए अच्छा नींव डालना पड़ेगा, और अच्छा नींव डालेगा कहाँ से? एजुकेशन। वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी खराब है, इसलिए बिहार पीछे आ रहा है। ठीक, तो उसी तरह से इस चीज के बेल्जियम के लोगों ने समझ लिया और इसका अच्छे से साझेदारी करने का प्रयास किया। क्लियर है? अब आता है कि श्रीलंका का थोड़ा सा तुमको बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा तुमको नोट करवा देंगे। श्रीलंका ये वही देश है जो 2 दिन पहले एशिया कप जीता है ना, और ये जीतना उसके लिए अच्छा है। लोग सोचा कि भारत ने जीता पूरा मैच देखना बंद कर दिया, नहीं, अच्छा है इस देश के लिए। श्रीलंका अभी बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ठीक है, हमारा भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। इसका मतलब होता है कि हम तो सुख में रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुख में रहे। आज एशिया कप जीता तो उसपे कुछ मनी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर वो फर्स्ट रैंक पे है तो उसको कुछ मनी मिला है। अगर उसी मनी को वो अपने देश के हित में कार्य करे तो श्रीलंका का कुछ इकोनॉमी क्या होगा? बचेगा। ऐसे वो बात अलग है कि समुद्र से 1 लोटा जल निकाल लो तो उससे समुद्र का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उसी तरह से श्रीलंका भी इतना नीचे जा चुका है, उसको छोटा सा प्राइस से कुछ होने वाला नहीं, लेकिन तब भी कुछ तो नए मामू तो काना मामू बढ़िया। ठीक, तो उसी तरह से श्रीलंका क्या है, श्रीलंका की डाइवर्सिटी को देखोगे तो सबसे पहले है कि 74% जो लोग हैं, हिंदी में पढ़ोगे तो सिंहली कहा जाता है इसको। ठीक, हिंदी में पढ़ोगे तो सिंहली है, ये आपका सिन्हल या जो है, और तमिल लोग है आपका 18%। ठीक, 74 सिन्हल या सिंहली हिंदी में बोलो, और तमिल लोग 18 है। तमिल में भी डाइवर्सिटी है, तमिल में भी इंडियन तमिल है और श्रीलंकन तमिल है। इंडियन तमिल की आपकी 5% है, इंडियन जो है वो 5% है, और श्रीलंकन जो है वो शायद 13% है। समझो बात को। यहाँ की सरकार आई, उसको सत्ता का लोभ हो गया, वो क्या किया, सिन्हल को या सिंहली को क्या कर दिया, राष्ट्रीय भाषा बना दिया कि अब तो बहुमत, यहाँ तो वोट बैंक चलता किस चीज का, तो या तो धर्म पे ले लो, जाति पे ले लो, किस चीज पे? वोट बैंक बनाने के लिए लोग एक समुदाय के लोग को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। अभी एग्जांपल दिए ना, हिंदू खतरे में, कहाँ लिखा हुआ हिंदू खतरे में? कहीं दिखा दो। हिंदू क्या है तुम समझा दो, हिंदू धर्म ही नहीं है, तुम कह रहे हिंदू खतरे में। तो हिंदू खतरे में, तो उसी तरह से क्या किया गया, अगर अपनी सरकार रहती, लोग अम्बेडकर को गाली देते हैं, रिजर्वेशन दे दिया, अरे बउआ तुम उसका पॉजिटिव चीज तो देखो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया, बना देता तो भारत अभी कितना टुकड़ा में बटा हुआ रहता, इसका कोई अनुमान नहीं। गुजरात बोलता हम अलग रहेंगे, और गुजरात अलग रहता तो उसको कोस्टल एरिया है, लोग बीच में घूमने जाता, गोवा वाले बीच पे खूब पैसा आता टूरिज्म से, उससे कमाई करता गोवा। अभी जो पैसा आता है टूरिज्म से तो वो तो केंद्र में जाता है ना, सेंट्रल मिनिस्टर के पास। ठीक, तो उसी तरह से क्या है कि लोग यहाँ की जो सरकार है उसको सत्ता का लोभ हो गया, सिंहली भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया, और क्या किया कि उसको जॉब दिया गया, गवर्नमेंट जॉब दे दिया गया, यूनिवर्सिटी में नामांकन दे दिया गया कि आप प्रायोरिटी दिया गया, जनरली लोभ दिया गया उसको।
काहे ताकि मेरा सरकार बनते रहे, सरकार कभी नहीं गिरे। अब समझो एक बात को, किसी को तुम उंगली पकड़ाओगे तो माथा पे चढ़ जाएगा, तो ये इसको उंगली पकड़ाया और ये इसी के माथा पे चढ़ने का प्रयास करने लगा, और ये जो तमिल बोलने वाले लोग हैं इसको दबाने का प्रयास किया, और इसी के रिजल्ट में क्या हो गया कि यहाँ पर सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध। गृह युद्ध घर में कैसे भाई बहन झगड़ा कर लिया, एगो को नाम जाके मुंह फुलैले, एगो को नाम फुलैले, अब बोला कि नहीं दीवार दो बीच में, हम नहीं देखेंगे इसका मुंह, सुबह उठ के दीवार दो बीच में। तो वही कर दिया कि चाहे अब इससे बेगानापन बढ़ा, दूरियां बढ़ी, तो तमिल लोग बोलने लगे कि मेरा अलग देश, सॉरी राज्य बना दो, देश नहीं अलग राज्य बना दो, हम अलग रहे। छोटा सा देश श्रीलंका, उसमें 10 वो राज्य बना दो, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होगा, गड़बड़ाएगा ही, एकदम गड़बड़ाएगा। तो इसी वजह से सत्ता की साझेदारी क्या होती है, आवश्यक होती है। किसके लिए, तो देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए यूएन बना। क्यों बना, इसी चीज को रोकने के लिए। बात अलग है कि यूएन पावर में नहीं चलता, यूएन का फैसला 6 साल बाद आता। जब पाकिस्तान हमला किया था भारत में शुरुआत में, जो पीओके भाग है, जाके इंडिया आर्टिकल समथिंग था, बोल रहे हैं 206 या कुछ, उससे 6 या 8 आर्टिकल से जाके वहां केस किया यूएन में कि पाकिस्तान हमरे पे हमला कर रहा है। समझौता हो गया, 6 साल बाद यूएन का फैसला आया कि ऐसा है, आपको मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे जो चीज हो गया आप 6 साल बाद आप उस पर दे रहे हैं। ये प्रशासन यहाँ का नहीं, सबका। लड़का लड़की फरार है, शादी कर लिया, आ गया घर, तब उसको अभी तक लड़का मिला नहीं। प्रशासन, ठीक है, यहाँ का कहीं का प्रशासन, सबका प्रशासन। कल एक देख रहे थे यूट्यूब पे कि नीतीश कुमार जी को बोला, एक लड़का जो होता है ना संवाद टाइप का, उसको क्या कहते हैं भूल गए हम उसका नाम, उसको बोला कि मेरे पापा 14 साल से लापता है, खोजिए नहीं रहा है। तो सर काम करेगा कोई तब ना खोज पाएगा। तो अब इसी में तुम पहले इसके डाइवर्सिटी को नोट कर लो। हाँ, एक चीज और बता देते, समझा देते हैं। इसमें होता है बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटीज। ये बहुसंख्यक क्या है, जैसे यहाँ पर सिंहली लोग जो है ये बहुसंख्यक थे, संख्या, पॉपुलेशन, बहु मतलब ज्यादा, बहु मतलब वो मत समझ लेना सास बहु शादीशुदा बहु, ठीक। यहाँ बहु ज्यादा है, तो बहुसंख्यकवाद, जो लोग ज्यादा पॉपुलेशन में है उसका वर्चस्व है, ऐसा माना जाता है। और है भी, माना क्या जाता है ऐसा कि जो ज्यादा पॉपुलेशन में है उसका वर्चस्व है, ठीक है। ये जाति के रूप में लो, धर्म के रूप में लो, या विशेष समुदाय के रूप में लो, किसी भी चीज में जिसका बहुमत है उसके हाथ में पावर रहेगा। या तो डायरेक्टली तो नहीं रहता है इंडिया में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहता है, डायरेक्टली नहीं रहता। तो पहली बात है कि बहुसंख्यकवाद क्या है कि जैसे अभी श्रीलंका का हाल बताएं कि अपनी सरकार को बचाने के लिए क्या किया, ये सिंहली को राष्ट्रभाषा बना दिया। और इसमें क्या थे, सिंहली बोलने वाले लोग बुद्धिज्म थे, क्रिश्चियनिटी थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सब तरह के लोग थे, सब तरह का धर्म है। और कुछ तो वो है हिंदू जिसको कॉलोनी के टाइम में, पहले बात तो 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ है, ठीक है। अब जब ये ब्रिटेन का शायद कॉलोनी भी रहा है श्रीलंका, शायद कंफर्म नहीं बता सकते। तो ब्रिटेन जब काम कराने के लिए लेके जाता था तो वहां भी कुछ हिंदू छूट गए थे। ब्रिटेन लेके जाता था, दक्षिण अफ्रीका लेके जाते थे, जिसको याद करो तुमको बोलते थे गिरमिटिया मजदूर, पढ़ाए थे शायद हिस्ट्री में 2nd चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में, उसको तुम लोग इंग्लिश में कुछ और बोलता है, उसको कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। जो हम लोग एक तरह से कॉलोनी के टाइम में भारत के मजदूरों को दूसरे देश में ले जाकर काम करवाया जाता था, तो वहाँ कुछ वैसे भी हिंदू बसे हुए थे। तो जब कोई लोग अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी बहुत पॉपुलेशन वाले लोग को, ज्यादा पॉपुलेशन वाले लोग को कुछ प्रायोरिटी दे दे, जैसे शुरुआत में ही हम बताएं, ऐसा थोड़ी है कि सनातन धर्म वाले लोग भारत में नहीं थे, बहुत ज्यादा थे। हिंदू, जिसको हिंदू कहते तुम लोग, तो हिंदी को तो राष्ट्रभाषा उस समय बना सकता था। जवाहरलाल नेहरू जी अपनी सरकार को बचाने के लिए क्या कर सकते थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बना सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वो विभाजन नहीं चाहते थे। बहुत बड़े पढ़े लिखे थे लोग, गाली गलौज दे देता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े थे बउआ, शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, इंग्लैंड से, तो ठप्पा मार तो नहीं है होंगे हम लोग, मेरा हो जाएगा वहाँ एडमिशन नहीं होगा, तो सीधी बात है। तो उस तरह से वो बहुत, विदेश नीति भी उनका बहुत अच्छा था,
फॉरेन पॉलिसी, जैसे अभी तुम्हारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, बहुत सुंदर फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका, फॉरेन पॉलिसी भी है। तो इसी तरह से बहुसंख्यकवाद होता है। आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, पहले कुछ नोट कर लें। हाँ, तो सबसे पहली बात डाइवर्सिटी क्या था। तो ऊपर के फ्लेमिश रीजन में जो थे वो 59% लोग डच बोलते थे और 40% नीचे वाले वॉलोनिया रीजन है उसमें फ्रेंच बोलने वाले लोग थे। और ये जो ये तुम्हारा साइड वाला है इसमें जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन था। और ये देश कौन सा है? बेल्जियम। ये समझ लेना, कोई ब्रेन है, अमीबा है, ठीक है। और ये इसका न्यूक्लियस है और ये है इसका कैपिटल ब्रुसेल्स। वही ब्रुसेल्स है जहाँ 1831 में क्रांति हुई थी और ये बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया था। अब आता है कि इसमें 80% लोग, दोनों का डाइवर्सिटी अलग है। पूरे देश में 59% डच है, लेकिन इसके राजधानी में वो आके कितना हो जाता है? 20%। क्लियर? और 80% फ्रेंच लोग। और डच स्पीकिंग पीपुल मेजॉरिटी इन कंट्री, डच जो है पूरे कंट्री मेजॉरिटी में है, लेकिन उसके कैपिटल में क्या हो जाता है? ये माइनॉरिटी में चला जाता है। क्लियर? अब आता है कि सिंहल स्पीकिंग 74% श्रीलंका में है, ठीक है। इसमें कुछ वैसा नहीं देखा गया कि उसके इस साइड में ज्यादा है। अब अभी श्रीलंका कैसे कैपिटल चेंज हुआ है? कोलंबो से क्या हुआ है कैपिटल? हाँ, श्रीजयवर्धनेपुरम शायद हुआ है, उसका कैपिटल इधर चेंज हुआ, याद रखना, करंट अफेयर्स में आ सकता है, ऐसे तुम लोग तो नहीं देता है एग्जाम। तो आता है कि सिंहल स्पीकर 74% जो है वो पूरे श्रीलंका में, और तमिल जो है 18%। तमिल में भी दो तरह के, 13% श्रीलंकन तमिल और 5% इंडियन तमिल। कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कि मोस्ट ऑफ द सिंहल स्पीकिंग पीपुल बुद्धिस्ट, जितना जो है ये बौद्ध धर्म के। कोई दिक्कत? अब आता है कि तमिल स्पीकिंग पीपुल आर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, लेकिन तमिल वाले जो लोग हैं हिंदू मुस्लिम दोनों। क्लियर? अब आता है कि 7% पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियंस दे स्पीक तमिल एंड सिंहल। 7% दोनों भाषा बोलता है, तमिल और सिंहल या सिंहली, दोनों तरह की भाषा। तो ये है डाइवर्सिटी वहाँ की, बेल्जियम की और श्रीलंका की। श्रीलंका के लोग थोड़ा सा सत्ता के लोभ में आ गए, इसके कारण वहाँ गृह युद्ध हो गया, सिविल वॉर। लेकिन बेल्जियम के लोग थोड़ा सा बुद्धिमानी से काम किए। यहाँ 3 स्तर की सरकार चलती है, केंद्र में तो चलेगा वो चलेगा। बेल्जियम की अलग सरकार है, याद करो। यूरोपियन यूनियन का जो ऑफिस है मेन वो कहाँ है? ब्रुसेल्स में है ना। देखो फोटो भी शायद दिया होगा तुम्हारे बुक में, है ना। तो वो ब्रुसेल्स में। क्यों है ब्रुसेल्स में? समझिए बात की। यूरोप में बहुत सारी कंट्री है। जब बेल्जियम जो है तुम्हारे इस डाइवर्सिटी को पचा लिया, डाइवर्सिटी को ठीक से मेंटेन कर लिया, तो लोग इसको रोल मॉडल लेके चलते हैं। किसको? बेल्जियम को। क्लियर है? बताए थे एक बार कि भारत में राष्ट्रवाद में गैरीबाल्डी का नाम बहुत बार आता है। गैरीबाल्डी का नाम आता है ना, भारत में राष्ट्रवाद बता रहे उसमें। तो भारत में राष्ट्रवाद में गैरीबाल्डी का नाम आता है। तो कोई एक अच्छा काम करेगा तो उसको लोग रोल मॉडल लेके चलते हैं। बेल्जियम में डाइवर्सिटी थी, लेकिन वो सत्ता की साझेदारी अच्छे तरीके से किया ना, इसलिए इसके जो कैपिटल को है वो यूरोपियन यूनियन ने अपना ऑफिस बना लिया ब्रुसेल्स में। ठीक। और आता है कि यहाँ की लोग अच्छे से 3 तरह की सरकार बता रहे थे, सेंट्रल में अलग, इसके कैपिटल में अलग सरकार, और एक रिलीजियस धर्म के आधार पर एक सरकार होती है कि किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हो, और उस सरकार का गठन किसी एक विशेष धर्म के लोगों के द्वारा किया जाता है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम एक बार और बताए थे कि लोग अखंड भारत का सपना देखते हैं। अखंड भारत बन सकता है। आज पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, नीचे से तुम ले लो श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार को एक बना दो यूरोपियन यूनियन के जैसा, और उसको कोई एक देश को सेंटर बना लो, तो क्या ये अखंड भारत बन सकता है? जरूरी नहीं अखंड भारत मतलब पूरा भारत का ही वहां पे राज हो। क्लियर है? तो यही है डाइवर्सिटी। और इसी डाइवर्सिटी को श्रीलंका के लोग समझ नहीं पाए, सत्ता के लोग में आके गृह युद्ध हो गया और बेल्जियम के लोग समझ गए। तो आज तक इतना ही, कल से फिर मेजॉरिटीज स्टार्ट होगा।